हाँ टेस्ट होगा आज। वैसे कुछ सैटरडे को भी कम से कम 15 आ गए थे, तो वेट कर लेते तो स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो ठीक था, मुझे याद है, मेरे को ये बात नहीं याद है यार, बहुत क्या है ये मतलब ये सब ये भी कम है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, am I audible? Yes, sir. यस सर। ओके, इनका जोश नहीं है, स्पीकर का ही है। ओके, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द वैदिक पीरियड, और हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था आपका वैदिक सिविलाइजेशन का। और जो आपकी वैदिक सिविलाइजेशन थी, इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं आपका ऑलरेडी अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में,
और अब हम डिस्कस करेंगे आपका लेटर वैदिक के बारे में। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको एडिशनली बुक में लिखवाई थी और समझाई भी थी, तो होपफुली चीज़ें आपके लिए क्लियर हैं। और जो आपका टेस्ट होने वाला है आपका, उस टेस्ट के लिए आप लोग प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। तो अर्ली वैदिक पीरियड हमारा डन है। अब हम डिस्कस करेंगे आपका लेटर वैदिक पीरियड। अब लेटर वैदिक पीरियड जो है आपका, वो जुड़ा हुआ है आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स से, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हो गए रिचुअल्स, कॉम्प्लेक्स हो गई आपकी सोसाइटी, ठीक है। और जब हम बात करते हैं सोसाइटी की, तो आपकी जो समाज में सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, अब आ रही है आवाज? यस सर, अब आ रही है। ओके, तो आई वाज सेइंग कि जो आपका वैदिक सोसाइटी है वो आपका 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक के समय को हम कहते हैं आपका लेटर वैदिक पीरियड। और इसके दौरान आपका बाकी के 3 वेद लिखे गए। यहाँ पे कौन सा वेद लिखा गया था आपका? ऋग्वेद। और यहाँ पे कौन सा वेद लिखा गया आपका? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो है आपके कम्प्लेक्स रिचुअल्स की बात करते हैं और एक कम्प्लेक्स सोसाइटी की बात करते हैं। उस कम्प्लेक्स सोसाइटी में आपके क्या थे? इनइक्वालिटीज भी हुआ करती थी, और साथ में इसी कम्प्लेक्स सोसाइटी में आपके क्या हुआ करते थे? कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ करते थे। और इन सब की जो शुरुआत है वो आपकी होती है एक मेटल से। ये इतना सब कुछ जो भी आपका ट्रांजिशन आया, ये ट्रांजिशन शुरू कैसे हुआ? ये सब शुरू होता है एक मेटल से। उस मेटल का नाम क्या है? आयरन, ठीक है। व्हाट हैपन्स कि जो आपके अर्ली वैदिक के जो लोग हुआ करते हैं, जो आपके वैदिक सोसाइटी के लोग हुआ करते थे, दे स्टार्टेड टू डिस्कवर द यूज ऑफ अ मेटल कॉल्ड आयरन. Iron was flexible at the same time it was also strong. एक मेटल, कोई भी टूल आपका फ्लेक्सिबल हो, आपका लाइट हो, तो लाइट तो कहाँ होता है आपका ये, बट फिर भी अगर बेटर इस्तेमाल में आ पा रहा है, आपका ड्यूरेबल है कोई चीज, तो ये बेटर होती है। तो जैसे ही इन्होंने आयरन की डिस्कवरी कर ली, आयरन को यूज करना शुरू कर दिया, इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? इन्होंने सबसे पहला काम किया, इंडिया के कुछ एरियाज को डिस्कवर किया। लाइक आई टोल्ड यू ना कि ये जो आपके पीरियड, ये जो आपके अर्ली वैदिक लोग थे, ये इंडिया के इंडस वैली के एरिया में रहा करते थे। एंड बिटवीन दीज पीपल व्हाट वाज देयर? फॉरेस्ट वर देयर। तो विद द डिस्कवरी ऑफ आयरन इट वाज वेरी इजी फॉर दीज पीपल टू क्लियर आउट द फॉरेस्ट। और जैसे ही वो इस एरिया में पहुंचते हैं, तो दे डिस्कवर कि इट्स अ लैंड ऑफ रिवर्स। जो जगह है आपकी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, और इन्होंने अपना एक नया ऑक्यूपेशन करना शुरू कर, जिसको हमने कहा आपका एग्रीकल्चर। अब अगर आपका एग्रीकल्चर हो रहा है तो उस समय आपका टैक्स लेना भी आसान है। अब अगर आप डोमेस्टिकेशन कर रहे हो तो उसमें क्या टैक्स, क्या दूध लोगे टैक्स में आप? ठीक है, देयर नथिंग मस्ट टू टेकन फ्रॉम टैक्स, बट व्हेन यू आर ए एग्रीकल्चर डोमिनेंट सोसाइटी, इट विल बी इजी टू कलेक्ट द टैक्सेशन. When there will be taxation, it will be easier for the ruler to maintain the control as well as to maintain the army. तो यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हुई, वैसे वैसे आपका जो रूलर यानी कि जो आपका राजन था, ये भी हो गया आपका स्ट्रांग। पहले लड़ते थे गाय के लिए, अब लड़ने लग पड़े एग्रीकल्चर लैंड के लिए, टेरिटरी के लिए। जब टेरिटरी के लिए लड़ना शुरू हुआ, तो जो छोटे छोटे जन हुआ करते थे आपके, वो क्या बन गए? आपके जनपद, ठीक है।
पहले जन हुआ करता, छोटा मोटा ट्राइब हुआ करता था, भारता, मत्स्य, कुरु, पुरु हमने डिस्कस कर लिया, आपका ट्राइब्स हुआ करते थे। लिटरली when they realized the importance of agriculture, they started to fight among each other. Sometime उन्होंने कोई मैरिज अलायंस फॉर्म कर लिया, समटाइम उनको वॉर लड़ी, और छोटे मोटे जन क्या बन गए आपके, जनपद। और इसी जनपद को क्या क्या कहते हैं हम, आपका राष्ट्र। बड़ी बड़ी टेरिटरीज बनना शुरू होगी, ठीक है। तो जब बड़ी बड़ी टेरिटरीज बनना शुरू हो गई, टैक्सेस भी हो रहे हैं, थोड़ी सी आर्मी भी मेंटेन करना शुरू कर दी, इट मीन्स कि राजा अब यहाँ रुकेगा नहीं, ठीक है, राजा की पावर और बढ़ रही है। अब सिंपल सी बात है कि इफ नरेंद्र मोदी जी इज क्वाइट पॉपुलर इन द वर्ल्ड, इट इज नॉट बिकॉज कि नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच का सीना है, ठीक है, इट इज बिकॉज इंडिया इज सच अ वास्ट एरिया विथ सो मच ऑफ कंज्यूमर्स, इतने सारे लोग हैं कंज्यूम करने के लिए, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में आती है आपकी इंडिया, और ऐसी मार्केट जहाँ लोगों का पैसा भी है। और ना मार्केट तो ऐसी भी होती है जहाँ पे लोग तो होते हैं लेकिन खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। बांग्लादेश इज अ प्लेस लाइक दैट, Pakistan is a place like that where we in a small area there is a huge population but they do not have the paying capacity. In India जो लोग हैं आपके, वो उनके पास पे करने की कैपेसिटी भी है और जनता भी बहुत है। तो if नरेंद्र मोदी जी is getting respect, if he is getting VIP treatment in America, it is not because of his work, it is because of India's population and India's capabilities. तो उस कारण से उनको जो है वो मिलता है। तो जैसे जैसे आपका राजा की पावर बढ़ती गई, जनपद बनता गया, राजा और पावरफुल हो गया। अब सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। पहले प्रधान सेवक हुआ करते थे, ठीक है, अब ही इज नॉट लाइक प्रधान सेवक। तो पहले जैसे आपका जनता के पास बहुत सारी पावर्स हुआ करती, आपकी सभा और समिति हुआ करती थी। अब राजा बोलेगा मैं इतने बड़े जनपद का राजा, मेरे होते हुए ये लोग फैसले करेंगे, तो आपकी जो सभा है, आपकी जो समिति है, उनकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल खत्म हो गई आपकी, ठीक है। अब पंडितों की अच्छी खासी सांठगांठ हो रखी थी किसके साथ, क्षत्रिय के साथ। दे स्टार्टेड टू फॉर्मलाइज देयर पोजिशन। उन्होंने एक थ्योरी निकाल दी आपकी, पुरुषाशुक्ता थ्योरी निकाल दी उन्होंने, कि जो आपका 4 कास्ट है वो ब्रह्मा की बॉडी से निकलती हैं, ठीक है, और जो टॉप की पोजीशन किसको है, ब्राह्मण और क्षत्रिय की हैं, जो बाकी हैं वो तो बाकियों की सेवा करने के लिए हैं, ठीक है। तो वो सिस्टम भी आपका बिल्कुल क्या हो गया, आपका फिक्स हो गया, रिजिड हो गया, कोई अपने कास्ट से मूव नहीं कर सकता। तो आपके समाज में जो इनइक्वालिटी थी वो वहीं से शुरू हो गई आपकी। और स्ट्रिक्ट रूल क्या था, स्ट्रिक्ट रूल ये था कि इनइक्वालिटी है और इस इनइक्वालिटी को कोई तोड़ नहीं सकता। आपकी जो जाति है वो आपके मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती है, क्योंकि आपको किस तरह के क्या कहते हैं, जो आपके क्रीमेशन होती है ना, आपकी दाह संस्कार होता है, वो आपको अपनी जाति के हिसाब से मिलता है, ठीक है। ब्राह्मणों का अलग तरीका का होता है, क्षत्रियों का अलग तरीके का होता है, शूद्रों का अलग तरीके का होता है, वैश्य के अलग तरीके का होता है आपका, ठीक है। तो वही कहते हैं कि जाति इन्होंने इतनी पॉपुलर कर दी या इतना स्ट्रिक्ट कर दिया कि नो वन कुड एस्केप द जाति इवन आफ्टर डेथ। डेथ के बाद भी मतलब जाति रहती है आपके साथ एसोसिएटेड है आपकी। तो राजा पावरफुल हो गया, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, ठीक है, कास्ट सिस्टम आपका परमानेंट हो गया, और उस समय शुरू होती है आपके कुछ लोगों की एक्सप्लॉयटेशन। और वो एक्सप्लॉयटेशन शुरू होती है सबसे पहले वीमेन से, ठीक है। वीमेन्स के जो बातें हुआ करती है, जो उनको पावर्स दे रखी थी, कैसे क्या पावर थी वीमेन्स के पास, सभा और समिति का पार्ट बन सकती थी। अब सभा समिति बची ही नहीं तो वीमेन कैसे रहेंगे इसका पार्ट। डिसीजन मेकिंग में वीमेन का रोल 0 हो गया, ठीक है। धीरे धीरे आपको सत्य के एग्जाम्पल देखने को मिल गए, आपको चाइल्ड मैरिज के एग्जाम्पल देखने को मिल गए आपका, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको समाज में देखने को मिलती है, जिसको आज हम कहते हैं आपका सोशल इवल्स। वो सोशल इवल्स का जो एविडेंस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पहले जो आपका रिलीजन हुआ करता था, इट वाज यूनिवर्सलिस्टिक, ठीक है, कि आपका जो यूनिवर्स है उसके लिए कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, आपको वो इंडिविजुअलिस्टिक हो गया, ठीक है, कि मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, ठीक है। तो ये सब चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं कौन से पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में। अब लेटर वैदिक पीरियड एंड कैसे होता है, लेटर वैदिक पीरियड एंड होता है जितने भी आपके जनपद होते हैं आपस में लड़ना शुरू करते हैं, और जनपद क्या बन जाते हैं, महाजनपद। जनपद बन जाते हैं महाजनपद। और जब महाजनपद बनते हैं तब उसी कारण से देखो, जो आपका ये कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स हैं, इनइक्वालिटीज हैं, उसका भी रिस्पॉन्स आता है। उसका रिस्पॉन्स आता है गौतम बुद्ध और महावीर जैन से। तो नए 2 धर्म आ जाते हैं। जब 2 नए धर्म आ जाते हैं तो वैदिक रिलीजन अपनी इंपॉर्टेंस खो जाता है, ठीक है। और जब आपके महाजनपद आते हैं तो आपके बड़े बड़े टेरिटरीज बनते हैं, मगध, ठीक है, वत्सा, कुरु, कंबोजा, बहुत सारे आपके ट्राइब्स बनते हैं। तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। बट सिंपल, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अर्ली एंड वैदिक एज? कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी which promoted inequalities and had strict rules and regulations, ठीक है। राजन became powerful and strong,
बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर इट वॉज वेरी इजी फॉर हिम टू कलेक्ट टैक्सेस, ठीक है। हिज एम्पायर ग्रू, ही स्टार्टेड टू मेंटेन अ मोर रेगुलर आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी नहीं है बट आर्मी का जरा इस्तेमाल हो रहा है अब। पहले लड़ाइयां होती थी किसके लिए, गाय काउस के लिए, गाय के लिए। अब लड़ाई किसके लिए हो रही है, टेरिटरी के लिए, बिकॉज एग्रीकल्चर टेरिटरी के ऊपर ही होना है आपका, ठीक है। तो टेरिटरी के लिए हुई, जब किसी एक राजा की टेरिटरी को उन्होंने जीत लिया तो वो टेरिटरी जो जन था वो क्या बनता गया धीरे धीरे, जनपद। और जब जनपद भी आपस में लड़े या तो क्या बन गए वो आपके महाजनपद। जब महाजनपद शुरू होता है तो आपका एक नया फेज शुरू होता है जिसको हम कहते हैं द राइज ऑफ महाजनपद और द राइज ऑफ मगध, वो आपका अलग चैप्टर है। तो आज हमने कंप्लीट करना है आपका महाजनपद की फॉर्मेशन तक, ठीक है। तो ओपन योर बुक्स, ओके। तो यहाँ पे देखो ड्यूरिंग दिस पीरियड द आर्यंस मूव ईस्टवर्ड, देखो ईस्ट ये वाली साइड है आपकी, तो आर्यंस वर स्टैंडिंग हियर, आर्यंस वर रिवॉल्विंग अराउंड दिस पीरियड ओनली, दे क्लियर्ड द फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ द खोज ऑफ आयरन एंड दे मूव टू दिस पीरियड विच एरियाज, वेस्टर्न, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड द आर्यंस मूव ईस्टवर्ड एंड ऑक्यूपाइड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यूपी एंड बिहार। वन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज द ग्रोथ ऑफ द लार्ज किंगडम्स, यही हमने डिस्कस किया है। और उस लार्ज किंगडम को हमने क्या नाम दिया, जनपद, नहीं जनपद, तो एरो देके लिखो जनपद। तो लार्ज किंगडम्स क्या है आपके, जन क्या बन गए, जनपद बन गए, तो जन बिकेम जनपद, ठीक है। तो जैसे पहले आपका भारता, मत्स्य, यदु और पुरुष हुआ करते थे, अब कौन से किंगडम आ गया आपके, कुरु और पंचाल, आया याद महाभारत का पीरियड, ठीक है। तो आपके जो पांडव हुआ करते थे, कौरव हुआ करते थे, ये कौन से वंश से बिलोंग करते थे, कुरु से, ठीक है। एंड द्रौपदी वाज फ्रॉम पंचाला किंगडम। तो ये वही नाम है आपके जो आपको महाभारत में कहीं और देखने को मिलते हैं आपको। तो कुरु किंगडम देखने को मिला, पंचाला देखने को मिला, ठीक है। और कुछ नए राजा भी देखने को मिले आपको, जैसे परीक्षित, ठीक है, जनामाज्य, ठीक है, ये सब कुछ रूलर देखने को मिले आपको। फिर प्रभाणा जयवली, पंचाला से किंगडम था आपका। तो ऐसे नॉर्मल जो दो कर लाइंस हैं आपकी, आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। ये तमिलनाडु की जो एनसीईआरटी उसके अंदर चीजें लिखी हुई थी ये। तो बेसिकली तमिलनाडु की एनसीईआरटी है, काफी लोग सुना होगा कि तमिलनाडु की जो एनसीईआरटी है, तमिलनाडु की एनसीईआरटी नहीं बोल सकते, जो तमिलनाडु बोर्ड की जो किताब है आपकी एंशिएंट और मिडिएवल हिस्ट्री की, कहते हैं बड़ी अच्छी किताब है। वो अच्छी किताब इसलिए क्योंकि उसमें बड़ी अच्छी कहानी सुना रखी है, पतली सी किताब है, कहानी बहुत अच्छी है। तो आपकी ये जो बुक है, इस बुक में जितना भी आपका स्ट्रक्चर है ना एंशिएंट हिस्ट्री का, द स्ट्रक्चर हैज बीन कॉपीड फ्रॉम विच बुक, तमिलनाडु एनसीईआरटी, एंड द फैक्ट हैज बीन कॉपीड फ्रॉम सीबीएसई एनसीईआरटी। तो दो किताबों से मिला के आपको ये बनाई गई है पूरी की पूरी, ठीक है। और धीरे धीरे कहते हैं कि जब आपका कुरु और पंचाल भी खत्म होते हैं तो कौन कौन से किंगडम आते हैं आपके, कौशाला, काशी, विदेहा, बहुत सारे किंगडम्स आपके देखने को मिलते हैं। और ये सब क्या है आपके, जनपद हैं आपके ये, ठीक है। धीरे धीरे ये किसका रूप ले लेंगे, महाजनपद का, ठीक है। तो इतने सारे किंगडम बन चुके थे, तो पूरा जो इंडिया था इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि जो भी आपके बाद के वेद हैं, ठीक है, इसमें 3 एरियाज की बात की जाती है। एक है आपका आर्यवर्त, आर्यवर्त किसको कहते हैं, द लैंड ऑफ आर्यास या लैंड ऑफ आर्यंस। तो आर्यंस कौन से एरिया में थे आपके, नॉर्दर्न इंडिया, तो नॉर्दर्न इंडिया वाज कॉल्ड एज आर्यवर्त, ठीक है। कहते नहीं अर्जुन को कि आर्यवर्त में इससे बड़ा धनुर्धारी कोई नहीं है, ठीक है। फिर एक आता है मध्य देश जो कि आपका सेंट्रल इंडिया, फिर एक आता है आपका दक्षिण पथ जो कि है आपका सदर्न इंडिया, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वही आपका, फैमिली वगैरह भी हुआ करती थी, कुल हुआ करता था, विशु हुआ करता था, ग्राम हुआ करता था, ग्रामीणी हुआ करता था, ठीक है, राजा भी हुआ करता, लेकिन हल्का हल्का चेंज आया। तो आपके जो जन थे, बहुत सारे जन आपस में मिल गए और क्या बन गए, जनपद या राष्ट्र बन गए। जो राजा है उसकी पावर बढ़ना शुरू होगी, ठीक है। और राजा ने क्या किया, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करना शुरू किया। अब बताओ कि राइट नाउ वी हैव मैनी मोड्स ऑफ क्या कहते हैं उसको, एंटरटेनमेंट, ठीक है। जो हमारे देश के राजा हैं वो भी हमसे एंटरटेनमेंट करवाते हैं बीच बीच में जब उनका मन करता है, कहते हैं थालियां बजाओ, ठीक है, लाइटें ऑन ऑफ कर देना, कोरोना भाग जाएगा, ठीक है। तो ये लोगों को ऑक्यूपाई, देखो जब कोरोना में कुछ नहीं था, हमने ऐसी हरकतें की ना, अब इन लोगों के पास भी कुछ नहीं था करने के लिए, तो ये भी राजा कुछ ना कुछ करवाता था इनसे, या इनको दिखाता रहा कि मैं कितना पावरफुल हूँ, ठीक है। तो एक वर्ड आपका बड़ा पॉपुलर होता है, उस वर्ड को हम कहते हैं यज्ञ, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेक्रीफाइस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्रीफाइस? इसको बलि मत बोलना, ये बलि नहीं होती है।
हम सेक्रीफाइस का सिर्फ एक ही मतलब समझते हैं, बलि देना। इसका मतलब बलि नहीं है, ठीक है। क्या होता है यज्ञ और सेक्रीफाइस का मतलब? कोई चीज जो आपको बहुत प्रिय है उसको अपने दूर करना इज कॉल्ड एज सेक्रीफाइस। अगर आप धन को दान दे रहे हो तो भी सेक्रीफाइस है, बिकॉज धन इज समथिंग जो कोई नहीं देना चाहता किसी को भी, ठीक है। इट इज वेरी डेयर टू ह्यूमंस, तो अगर कोई ह्यूमन दान भी दे रहा है तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्रीफाइस, ठीक है। तो राजा अपनी पावर कैसे शो करता था, या राजा अपनी डेडिकेशन कैसे शो करता था? बाय परफॉर्मिंग सम सेक्रीफाइसेस। और इस सेक्रीफाइसेस में खर्चा करता रहा बहुत ज्यादा, ठीक है। अपनी पावर को शो करने का तरीका होता था इसके। तो आपके 3 तरह के सेक्रीफाइसेस बहुत पॉपुलर होते हैं इस समय के ऊपर, जिनमें से एक है आपका अश्वमेध यज्ञ, जिसको हम कहते हैं आपका अश्वमेध सेक्रीफाइस। तो राजा की जो पावर थी वो बढ़ चुकी थी, क्योंकि उसके जन क्या बन चुके थे? जनपद। अपनी पावर को कायम रखने के लिए, जनता को एंगेज रखने के लिए ही स्टार्टेड टू परफॉर्म सम यज्ञ एंड सेक्रीफाइसेस। अमंग दीज सेक्रीफाइसेस वन वाज द अश्वमेध सेक्रीफाइस। इसको हम कहते हैं हॉर्स सेक्रीफाइस, ठीक है। अगर कोई अंग्रेज पढ़ेगा तो बोलेगा कि घोड़ा काटते होंगे इसके अंदर, ठीक है। बट इट इज नॉट लाइक दैट। अगर आप लोगों ने रामायण देखी है, ठीक है, तो आपको पता है कि अश्वमेध सेक्रीफाइस क्या होता है। सपोज दिस इज द टेरिटरी ऑफ अ रूलर, तो एट वन पॉइंट द रूलर विल सेंड अ हॉर्स विद अ मैसेज कि ये मेरा घोड़ा है, जो इसको रोकेगा उसको मेरे से युद्ध करना पड़ेगा, और ये घोड़ा जहां जहां जाएगा वो टेरिटरी मेरे राज्य में ऐड होती रहेगी। ये होता है आपका अश्वमेध सेक्रीफाइस। अब राजा इसमें सेक्रीफाइस क्या कर रहा है, ठीक है, अपने राज्य को जंग में झोंकने की कोशिश कर रहा है वो। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेक्रीफाइस। इन दिस सेक्रीफाइस ही इज ट्राइंग टू शो हिज स्ट्रेंथ, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ अपनी पावर शो कर रहा है। तो एक ये सेक्रीफाइस बड़ा पॉपुलर हुआ, और ये सब किसकी तरफ संकेत करते हैं कि राजा पावरफुल हो गए थे आपके, वो मजे के लिए जंग करने के थे। घोड़ा चुते देखते हैं घोड़ा कहाँ जाता है, ठीक है। अगला था आपका राजसूय, ठीक है। राजसूय क्या होता है आपका? कंसिक्रेशन सेरेमनी। कंसिक्रेशन में क्या होता है? राज्य अभिषेक। पहले तो जो आदमी काबिल लगा उसको राजा बनाया, छोटी सी सेरेमनी हो गई, कंप्लीट हो गया। अब राजा की जो ताजपोशी थी वो एक बहुत ही बड़ा इवेंट बनता गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया, करोड़ों का दान दिया गया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आपका राजसूय सेक्रीफाइस, जिसमें आपका राजा की ताजपोशी हुआ करती थी और इसको प्रमोट किया गया आपका। फिर एक होता है आपका बाजपेय। बाजपेय ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेक्रीफाइस है, जिसको हम कहते हैं चैरियट रेस। वीर मूवी देखी है? वीर मूवी, तो भाला लेके घोड़े पे लड़ाई, लास्ट में लड़ाई होती है आपकी, ठीक है। एक लाइन होती है, ठीक है, यहां से ऐसा होता है, यहां से। इसने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा हुआ, हाउस ऑफ कार्ड देखा हुआ, उसको हाउस ऑफ कार्ड नहीं, हाउस ऑफ ड्रैगन, तो उसको पता होगा इसके बारे में। ये ऐसा ही हुआ करता था कि चैरियट्स होते थे और दोनों चैरियट्स आपस में क्रॉस करते थे, ठीक है। और इसमें बहुत सारे ओपन लोग पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन इसमें एंड में विनर कौन हुआ करता था? आपका रॉयल चैरियट, जो आपका राजा का रथ हुआ करता था ना। राजा का रथ से, राजा के घर से एक बंदा पार्टिसिपेट करेगा और बाकी जितने भी इनके वॉरियर्स हुआ करते थे वो सब पार्टिसिपेट करेंगे। ये लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए हुआ करता था। जैसे अगर हम बात करें आपका जो आपका रोम था, वहां पे स्पार्टन्स को लड़ाया करते थे एंटरटेनमेंट के लिए सबको। तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए क्या हुआ करता था आपका? ये चैरियट बाज पे हुआ करता था, जिसमें रथों की रेस करवाया करते थे, और एक वॉर लाइक सिचुएशन होती थी आपकी, जिसमें एंड में कौन जीता था आपका? हमेशा एक रॉयल चैरियट। ये सब क्यों कर रहा है राजा? वाजपेय, राजस्व, अश्वमेध क्यों कर रहा है? तो अपनी पावर को शो कर रहा है, ठीक है। वो पावर को शो करने की कोशिश कर रहा है, और इससे हमें भी सिग्नल मिल चुका है कि राजा हैज बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, बिकॉज हिज जन हैज बिकम जनपद, ठीक है। खर्चा कर रहा है, वॉर्स जानबूझ के वॉर्स इंपोज कर रहा है ताकि अपनी पावर को शो कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सेक्रीफाइसेस फॉर राजस्व, वाजपेय एंड अश्वमेध। तो लिटिल बिट नॉलेज यू नीड टू हैव, अदर आप छोड़ सकते हो। सभा और समिति की जो इंपॉर्टेंस थी वो बिल्कुल कम होगी, ठीक है। और बहुत सारे नए ऑफिसर्स आ गए, जिनमें से कौन था आपका? ट्रेजरी ऑफिसर्स आ गए, टैक्स कलेक्टर्स आ गए, रॉयल मैसेंजर्स आ गए। अब राजा का राज्य बढ़ चुका है, इसको मैसेंजर्स भी चाहिए, ठीक है, अपना मैसेज यहाँ से कहीं ना कहीं और पहुंचाने के लिए। अब टैक्स आना शुरू हो चुका है बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, तो ही ऑल्सो नीड अ ट्रेजरी ऑफिसर, ही ऑल्सो नीड टैक्स कलेक्टर्स। पहले तो आपका टैक्स कलेक्ट वही नहीं करता रहा, ध्यान दिया आप लोगों ने? हमने पहले क्या लिखा था आपका कि इस राज्य में कोई टैक्स नहीं कलेक्ट होता था। जो आपका अर्ली वैदिक पीरियड था, देयर वाज नॉट अ सिंगल पेनी ऑफ टैक्सेस व्हिच वाज कलेक्टेड। क्या होता था? बलि। बलि क्या होता है आपका? वॉलंटरी डोनेशन जो हुआ करती थी, लोगों का जो मन किया वो डोनेट कर दिया, ठीक है।
उसके अलावा जब जंग लड़ी थी, जो जीत के लाए थे उसको राज्य के लिए इस्तेमाल कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ चुका है आपका, प्रॉपर टैक्स का सिस्टम आ चुका है, ठीक है। और एक और बात की टैक्स पे कौन करता था एक्चुअल में, टैक्स वाज ओनली पेड बाय वन कास्ट विच वाज वैश्यास, क्योंकि आपके समाज के रूल्स ऐसे थे कि आपके शूद्रास की कंडीशन नहीं होती है टैक्स पे करने की। राजा टैक्स कलेक्ट करता रहा, वो खुद टैक्स क्यों पे करेगा, और ब्राह्मण से तो क्यों ही करना है, वो तो देवता मानुस होते हैं, ठीक है। तो इसी कारण से नए ऑफिसर्स आ गए, टैक्स वगैरह कलेक्ट करना जो है वो आपका यहाँ पर रुक गया। अगर हम बात करें सोशल स्ट्रक्चर में, तो आपके 4 कास्ट आ गए, और 4 कास्ट क्या हो गई आपकी, बिल्कुल फिक्स होगी, ठीक है, उसको वहां से कोई हिला नहीं सकता। अब 4 कास्ट कौन सी है आपको पता है, ठीक है। विमेन्स जो थी, इनको परमिट नहीं किया गया सभा और समिति का पार्ट बनना, जो इनकी पोजीशन थी समाज में वो भी कम होगी। चाइल्ड मैरिज और सती जो है वो क्या हो गई आपकी, कॉमन होगी, ठीक है। अब सती जो है उसको अंडरलाइन करो और लिखो, फर्स्ट एविडेंस फ्रॉम ईरान इंस्क्रिप्शन। ठीक है, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि जगह आपकी राजस्थान में है कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक जगह है आपकी, वहां पे एक इंस्क्रिप्शन मिली है जहां पे सती का पहला एविडेंस हमको देखने को मिला है, ईरान, ERAN, ईरान इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको सती का पहला एविडेंस देखने को मिला है, ठीक है। इससे पहले हमें पता था ही नहीं सती नाम कोई चीज भी होती है आपकी, मतलब पता था कि सती होती है आपकी, बंगाल में होती थी, जब हम हिस्ट्री को रीड कर रहे थे बंगाल में सती हुआ करती थी, लेकिन सबसे पहले कहाँ पे हुई होगी, तो वहां के एविडेंस कहाँ मिले आपको, ईरान इंस्क्रिप्शन में मिले आपको। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, इंस्क्रिप्शन एक ऐसी राइटिंग होती है जो हार्ड सरफेस पे की जाती है। अगर लकड़ी के ऊपर कुछ खरीद के लिख दिया आपने, मेटल के ऊपर कुछ खरीद के लिख दिया, या पत्थर के ऊपर कुछ खरीद के लिख दिया, तो क्या बन जाएगी आपकी, इंस्क्रिप्शन बन जाएगी आपका, ठीक है। और जो आपकी स्टडी होती है इंस्क्रिप्शन की, उसको हम कहते हैं एपिग्राफी। तो एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो ये पहली इंस्क्रिप्शन जिसकी हमने बात की है, इसलिए आपको मैंने बता दिया है। अभी आपकी और बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस आएंगी, आपकी हाथी गुफा इंस्क्रिप्शंस आएंगी, गिरनार इंस्क्रिप्शंस आएंगी, इसके बाद अशोका की तो लाइन लग जाएगी इंस्क्रिप्शंस की। अशोका मन की बात करता था जैसे मोदी जी करते हैं ना, बस उसका मेथड कुछ और था। वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि हाउ ही यूज्ड टू टॉक अबाउट पीपल ऑफ हिज कंट्री, समझ गए। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एकदम से आपका एग्रीकल्चर क्या बन गया इनका, चीफ ऑक्यूपेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल वर्क यानी कि आपका मेटल वर्क हो गया, पोट्री हो गया, कारपेंट्री हो गया, ये सब भी शुरू हो गया, ठीक है। इसके अलावा सुमेरिया, बेबीलोन यानी कि जो आपका मिडिल ईस्ट है, इन कंट्रीज के साथ इन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया। अगर हम बात करें रिलीजन की, तो रिलीजन में कुछ नए गॉड्स देखने को मिलते हैं आपको, जैसे कि प्रजापति, जिसको हम ब्रह्मा भी कहते हैं, ब्रह्मा इज द क्रिएटर, तो इनिशियली हिज नेम वाज प्रजापति। देन वी हैव विष्णु, ठीक है, एंड देन वी हैव शिवा विच इज द डिस्ट्रॉयर। शिवा इज ऑल्सो नोन बाय द नेम रुद्र। तो प्रजापति, विष्णु और रुद्र आपके 3 नए गॉड्स हमें देखने को मिलते हैं लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। तो लेटर वैदिक पीरियड में हमें इन 3 गॉड्स की इंपॉर्टेंस रियलाइज होती है। इंद्र की जो इंपॉर्टेंस थी, अग्नि की जो इंपॉर्टेंस थी, वो थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है। उसके बाद जो आपकी प्रेयर्स हैं उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई, और रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस बढ़ गए। आपको मैंने कहा ना कि रिचुअल्स क्या हो गए आपके, कॉम्प्लेक्स हो गए, ठीक है। हर एक चीज के लिए एक मंत्र होना शुरू हो गया, हर एक चीज के लिए एक मुहूर्त होना शुरू हो गया आपका, ठीक है। और जो प्रीस्ट हुआ करते थे, प्रीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल बन गए, यानी कि जो बेसिकली जो आपके ब्राह्मण थे वो बताया करते थे कि आपका क्या क्या मंत्र पढ़ने हैं, कैसे कैसे श्लोक बोलने हैं आपने। और कट्टर हो गए बहुत ज्यादा, कट्टर मतलब कि मोबिलिटी पॉसिबल नहीं थी। अगर आप किसी एक कास्ट में आपका जन्म हुआ है, आप उस कास्ट से भाग नहीं सकते, आपका जन्म और मृत्यु उसी जाति में होगी। तो जाति हो है कोई दिक्कत नहीं है, देखो हम भी अपने एक सरनेम के साथ पैदा होते हैं, लेकिन उसी सरनेम में हमारी डेथ होती है, हमें से कोई भागता थोड़ी है। लेकिन अगर हमारा सरनेम जो है वो एक्चुअल में हमारा काम डिफाइन करता है, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। आप सपोज करो कि आपका सरनेम से बोला कि आप सिर्फ टीचिंग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैं अपने सरनेम से टीचिंग कर सकता हूँ, दैट्स ऑल्सो फाइन। बट द थिंग इज कि अगर मुझे बोलें कि मेरे सरनेम के कारण मैं भगवान को एक्सेस नहीं कर सकता, आई डोंट हैव एक्सेस टू गॉड, ठीक है, मैं सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, जबकि आसपास के लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। देयर इज जस्ट वन थिंग विच एवरीवन नीड्स टू रियलाइज कि
इंडिया के लोग इतने टॉलरेंट है कि आप इनकी सोसाइटी खत्म कर देना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेन एवर यू विल क्वेश्चन देयर रिलीजन, ठीक है, देन दे विल बिकम वायलेंट। ठीक है, 1857 में अंग्रेजों ने इतना तंग किया था इंडियंस को, कुछ नहीं बोले, लेकिन बाद में एक अफवाह फैल गई कि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, फिर देखा गुस्सा इनका। ठीक है, तो वट एवर हैपन्स इन इंडिया, इंडिया को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है जब आप उससे धर्म के बारे में छेड़छाड़ करते हो। ठीक है, अब ये भी लोग थे आपके, दे ऑल्सो वॉन्टेड टू बी द बिलवड ऑफ द गॉड। ठीक है, कि भगवान को प्यार करें या भगवान को तपस्या करें, कुछ भी। पंडित बोले तुम कुछ कर नहीं सकते, दे वर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। और उसी टाइम के ऊपर दो नए फिलोसफर्स आ गए जो कहते हैं कि भगवान हमें कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, अब इनको ये कंसेप्ट सही लगा। ठीक है, एंड पीपल स्टार्टेड टू फॉलो दिस रिलीजन्स कि देयर इज नो ऑलमाइटी, बस यस देयर इज अ थिंग कॉल्ड यूनिवर्स, जहां पे आपको अपने काम जस्टिफाई करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई देख नहीं रहा है, कोई फादरली फिगर भी नहीं है, कुछ नहीं है देखने के लिए, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छी लाइफ जीनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अदरवाइज एक चक्र होता है, इसको हम धर्म चक्र कहते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म में, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, चलो मैं आपको हल्का सा बताता हूँ, लेकिन ना के मेरे में डाउट रह जाएगा। धर्म चक्र होता क्या है? द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। धर्म चक्र की जो फिलॉसफी है वो बुद्धिज्म भी मानता है। ठीक है, और साथ में आपका हिंदुइज्म भी मानता है, और कई धर्म है जो धर्म चक्र की फिलॉसफी को मानते हैं। कहते हैं कि ये जो आप लाइफ अभी जी रहे हो ना, ये लाइफ एक्चुअल में हेल है। ठीक है, एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल हेल कि यू आर एंजॉयिंग इट, है ना, कि ये जो है आपका जो हेल है, यू आर एंजॉयिंग इट। और ये इल्यूजन एक तरीके से, आपके शंकराचार्य आए, बहुत सारी फिलोसफीज आई, सबका सार और भाव यही था कि जिस वर्ल्ड को आप इतना एंजॉय कर रहे हो, जिस वर्ल्ड में आप इतनी मेहनत कर रहे हो कुछ सक्सीड करने के लिए, एक्चुअल में इस वर्ल्ड में सक्सीड करने से कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटीज। एक्चुअल में क्या है कि आपको अगर ये जीवन मिला है तो ये हेल है, इससे ब्यूटीफुल एक लाइफ है जो आफ्टर डेथ मिलती है। और वो लाइफ आपको तब मिलेगी जब आप इस जीवन को सही तरीके से जियोगे। ठीक है, जस्ट थिंक ऑफ दिस लाइक अ सिमुलेशन और अ गेम। जब तक आप सही तरीके से गेम नहीं खेलोगे तब तक आपकी गेम कभी एंड नहीं ना होगी। तो कहते हैं कि जब आप इस लाइफ में हो तो आपको एक हेल मिला हुआ है, और इसमें इतनी बड़ी इल्यूजन है कि यू आर लाइकिंग दिस हेल, यू डोंट वांट टू लीव दिस, बट देयर इज अ वर्ल्ड बियॉन्ड दिस विच इज फार मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, जहां पे पेन नहीं है। अभी पेन है ना सबको, कोई ना कोई पेपर ना क्लियर हो तो वो पेन है। ठीक है, पेपर क्लियर हो जाए, इंटरव्यू क्लियर ना हो तो पेन है, पैसे ना हो तो पेन है। ठीक है, तो जो भी आपके डिजायर्स है सब कुछ है, कह रहे इसके बियॉन्ड एक दुनिया है और आपको पता ही नहीं है, और आप इसी समय उलझे पड़े हो आपको। और जब तक आप इस जीवन को सही ढंग से नहीं जियोगे आपको बार बार यही फेंकेंगे। ये है आपका धर्म चक्र। ठीक है, द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, अनटिल एंड अनलेस यू फॉलो द राइट पाथ ऑफ लाइफ, जहां पे आपको झूठ नहीं बोलना। मतलब हम सब वापिस आ रहे हैं। ठीक है, हम में से कोई मोक्ष के धाम पे नहीं जा रहा है, हम सब वापिस आ रहे हैं क्योंकि हम सब झूठ बोलते हैं। ठीक है, अस्तेय कहते हैं इसको, जिसने कोई झूठ नहीं बोला हुआ आपका। ठीक है, झूठ नहीं बोलना, डिजायर्स को कंट्रोल करना। ठीक है, डिजायर खाने की भी होती है, और जो क्या कहते हैं उसको, आप सेक्सुअल डिजायर्स भी होती हैं, उसको कंट्रोल करना। जब तक आप इन सब चीजों को कंट्रोल नहीं करोगे अगेन आप इसी लाइफ में आओगे। झूठ नहीं बोलना, नॉन वेज नहीं खाना, एनिमल्स को हार्म नहीं करना। जो नॉन वेज खा रहे हैं ना उनको तो वापिस आना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी गुनाहों की फिर भी माफी है, लेकिन जीव हत्या की माफी नहीं होती है। तो कहने की आपको एक लाइफ जीनी है जिसमें आप अपने को जस्टिफाई कर रहे हो कि हाँ आप डिजर्व करते हो इससे भी बेटर एक वर्ल्ड। जब तक आप इसी वर्ल्ड में सही से नहीं रहोगे तो आप वहां के लिए धब्बा बन जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको बार बार यहाँ भेजा जाएगा। ये होता है आपका धर्म चक्र। इसको बुद्धिज्म और जैनिज्म भी मानते हैं, और इसको आपका हिंदुइज्म भी मानते हैं। सर आप भी यकीन करते हैं इस चीज पे? हाँ, आप भी यकीन करते हैं इस चीज पे? थोड़ा बहुत मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, धर्म हाँ, को यकीन करते नहीं यार पता है क्या है, यकीन करने की ना करने की बात नहीं है। धर्म चक्र अगर ना भी हो स्टिल यू हैव टू लीव अ थॉटफुल लाइफ और नॉट। हैं? ठीक है, अगर हम बिलीव ना भी करें इसके ऊपर, धर्म चक्र की फिलॉसफी के ऊपर, स्टिल अगर हम दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट एनिमल्स में से एक है तो डोंट यू थिंक इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड? वी हैव टू सेट एन एग्जांपल। तो बस वही है। झूठ तो सब बोल देते हैं, जैसे मैं तुम्हें कितना बार बोलता हूँ तुम्हारा टेस्ट लूंगा, मैं टेस्ट नहीं लेता। हो सकता है इसकी सजा हो कहीं के ऊपर, बट बेटर लाइफ तो, मतलब एक अच्छी लाइफ तो सबको जीना चाहिए। ठीक है, मेडिटेट करना है, ये सब चीजें आपकी। बोला जाता है कि आप करनी नहीं करते, हाँ, कर्म नहीं जाते आप, तो बिना आप किसी भी तरह के हो जो कुछ मानते हैं, जो आप कर्म नहीं उसके बाद आपकी
एक और फिलॉसफी है हिंदुइज्म की, कहते व्हेन यू आर अबाउट टू डाई, आपकी पूरी की पूरी लाइफ आपको दिखाई देती है कि आपने क्या किया, ठीक है। और उस टाइम के ऊपर कहते हैं कि अगर आपको सेटिस्फेक्शन होती है अपनी लाइफ से तो आपकी मृत्यु सही होती है, अदरवाइज आप भटकते रहते हो। हाँ और जीवन का है, हाँ इच्छा हो जाती है क्योंकि वो भी मांस नहीं खाया हाँ। कुछ पीछे रहती है, तो उसकी वो लाइफ स्टार्ट हो जाती है, जिस दिन बजाता है उसी लूप में बजाता है। पता नहीं, इतना तो नहीं पता, ठीक है। बट चलो यार, मतलब बेटर लाइफ तो जी सकते हैं ना हम लोग। ओके, तो इस बेटर लाइफ के लिए आप क्या फौज आपको सपोर्ट कर सकती है? फौज में नॉनवेज भी खाना पड़ेगा, फौज में झूठ भी बोलना पड़ेगा, जीव हत्या भी करनी पड़ेगी। वो ये ना कि आपको मजा आ रहा है, यही तो क्या है, ठीक है। लेकिन शस्त्र हमेशा रक्षा में उठाना चाहिए, कभी भी ऑफेंस में नहीं उठाना चाहिए। शस्त्र हमेशा डिफेंस के लिए उठाना चाहिए, ये कहता है आपका धर्म, ठीक है। चलो जो भी है, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म की फिलॉसफी आपकी आ जाती हैं जो धर्म चक्र की बात करते हैं, जो एक बेटर लाइफ का प्रमोट करते हैं कि आपकी एक अच्छी लाइफ होनी चाहिए जहां पे आपका कर्म जो है आपका थ्रू आउट द लाइफ, ये आपका एक मेजर रोल प्ले करता है, ना कि आप कितना पूजा पाठ करते हो, क्या करते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो है वो खत्म हो जाता है क्या आपका लेटर वैदिक पीरियड। लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको मेंशन करने पड़ेंगे इसके अंदर, तो वो फैक्ट्स आपको मैं लिखा देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे मैं लिखा हूँ ना, जहाँ पे भी रूलर की बात कर रखी है, तो वहां पे लिख दो किंग वाज यूजुअली अ क्षत्रिय। द किंग वाज यूजुअली अ क्षत्रिय। तो अब राजा की जात होना शुरू होगी, पहले कोई भी राजा बन सकता था, बट नाउ द किंग बिकम अ किंग मस्ट बी अ क्षत्रिय। एंड द किंगशिप became hereditary. The kingship became hereditary। क्या मतलब है इस चीज का? राजा के बाद नेपोटिज्म, ठीक है। इसके बाद सेक्रीफाइसेस जरा शुरू हो गए, वो हम सब लिख चुके हैं, सभा और समिति की इंपॉर्टेंट होगी। और जहां पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना, आप यहाँ पे लिखो द किंग डिड नॉट पोजेस अ स्टैंडिंग आर्मी, कि वॉर्स बढ़ चुकी थी लेकिन फिर भी राजा के पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी। स्टैंडिंग आर्मी कैसी होती है? जैसे आपकी इंडियन आर्मी है, वॉर हो ना हो आपकी आर्मी हमेशा रहती है, उनको हर महीने सैलरीज मिलती रहती हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ए स्टैंडिंग आर्मी, कि जहां पे आप वॉर का वेट नहीं करते हो, आप वॉर के टाइम लोगों को नहीं बुलाते हो, आप हमेशा ये एक आर्मी मेंटेन करके रखते हो। डन है यहाँ तक? ओके, जहां आपने लिखा ना सोशल स्ट्रक्चर, इसमें आप लिखो द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र अपेयर्ड। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र अपेयर्ड इन एलवीसी। एलवीसी क्या है? लेटर वैदिक एज। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र, यानी गोत्र का मेंशन देखने को मिलता है आपको। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र अपेयर्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। और अब एरो देके लिखो इट मेंट descent, DESCENT, it meant descent from a common ancestor. It meant descent, DESCENT, descent from a common ancestor। यानी कि जो दो लोग जो एक गोत्र से आते हैं, उनका जो एंसेस्टर है वो क्या है आपका? तो बताओ तुम्हारा गोत्र कौन सा है? पक्का?
बताओ कौन कौन से गोत्र होते हैं? हाँ, कश्यप होता है मेरे ख्याल से, कश्यप होता है, वशिष्ठ होता है, हाँ, विश्वामित्र होता है, अगस्त्य होता है, भारद्वाज होता है, अत्रि होता है, ये सब ये संत होते हैं, ये साधु होते हैं। हम कहते हैं ना साधुओं की संतान है हम। हाँ, तो भारद्वाज भी क्या कहते हैं उसको, साधु हुआ करते थे। तो जो गोत्र होता है वो किसी साधु से शुरू होता है आपका, ठीक है। जैसे मेरा अत्रि है, जितने भी लोग अत्रि होंगे वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हाँ हाँ हाँ, तो पठानी है ना, तो पठानी तो होंगे ही। डन है यहाँ तक? पर आजकल नहीं चलता ऐसा, गोत्र नहीं रहा आजकल, सरनेम का थोड़ा बहुत रहा है। ओके, डिसेंड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। और कहते हैं कि द मैरिज बिटवीन द पर्सन ऑफ द सेम गोत्र वाज फॉरबिडन, ठीक है, बस इतना सा काफी है। और एक और चीज जो यहाँ पे देखने को मिलती है वो है कास्ट एक्सोगेमी, ठीक है, कास्ट एक्सोगेमी। अगर आप अपने कास्ट के रूल्स फॉलो नहीं करोगे, ठीक है, तो आपको कास्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। फिर आप किसी भी कास्ट का पार्ट नहीं रहोगे, ठीक है, फिर आप बन जाओगे आउटकास्ट, ठीक है। कास्ट के रूल्स क्या होते हैं आपको, ठीक है। अगर आपको बोला कि पूजा पाठ नहीं करना तो नहीं करना है, अगर बोलेंगे कि ये रिचुअल फॉलो करना है तो ये रिचुअल फॉलो करना है। अगर आप कास्ट के रूल्स फॉलो नहीं करोगे और अगर आप अपनी कास्ट से बाहर जाओगे, ठीक है, या फिर अगर आप अपने कास्ट के बाद शादी करोगे, रिलेशंस बिल्ड करोगे, देन ऑल्सो इट विल लीड टू कास्ट एक्सोगेमी, ठीक है। उनके साथ क्या था, विवाह होता था? कोई व्यवहार नहीं, इग्नोर करते थे, सब इग्नोर करते थे, सब इग्नोर करते थे इनको। थोड़ा बहुत और चीजें देख रहा हूँ जो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ना एग्रीकल्चर, वहां लिखो आप व्रीहि, VRIHI, वैन वाला वी, व्रीहि, ब्रैकेट में लिखो राइस, व्रीहि, ब्रैकेट में लिखो राइस, एंड गोधुमा, GODHUMA, इसको कहते हैं वीट। तो राइस और वीट जो है आपका became the staple diet of people, became the staple diet of people। तो पहले क्या थे आपकी स्टेपल डाइट? जौ, जबकि ज्वार जौ हुआ करते थे ना। तो अभी क्या हो गया आपकी स्टेपल डाइट? राइस एंड वीट। इसके अलावा आपके तिल होते हैं ना, जैसे तेल निकलता है आपका, तिल भी एक इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे देखने को मिलती है आपको। और अगर मैं नोटिस किया होगा तो जो आपके रिचुअल्स होते हैं उसमें तिल का तेल मांगते हैं, ठीक है। ओके, तो इकोनॉमिक में आप लिखो, एक और चीज लिख सकते हो आप, दिस सोसाइटी वाज लार्जली रूरल, ठीक है, ये लोग रूरल ही हुआ करते थे आपके। लिख लिया? और अगला लिखो, कहीं पे भी लिख लो, मेटल्स नोन, इन लोगों को कौन कौन से मेटल पता थे, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कौन कौन से मेटल पता थे? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर, लेड, लेड एंड टिन, ठीक है। तो कौन सा मेटल ऐड हुआ यहाँ पे आपका? आयरन ऐड हुआ है, लिखा आपने आयरन? अच्छा, आयरन में लिखो आयरन। तो ये जो मेटल्स थे पता थे इन लोगों को, तो स्टॉप। डन। अब अगला लिखो, करेंसी। करेंसी इनके हुआ करते थे गोल्ड कॉइन्स, जो नॉर्मली बहुत कम इस्तेमाल हुआ करते थे, लेकिन गोल्ड कॉइन्स आ चुके थे। इन गोल्ड कॉइन्स को हम कहते हैं निष्का,
NISHKA। तो गोल्ड कॉइन्स कौन से थे यहाँ पे? निष्काज जो थे वो गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे। निष्काज विद द गोल्ड कॉइन्स। ओके, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका CDS में, ठीक है। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड निष्का वाज, तो निष्का वाज अ गोल्ड कॉइन। डन। तो टैक्स कलेक्ट हुआ करता था, इकोनॉमी में हम लिख सकते हैं अगर आपको पता भी हो, लेकिन बात याद ही हो गई है आपको। टैक्स कलेक्ट हुआ करता है, लेकिन कौन टैक्स पे करते थे आपका? सिर्फ एशियस टैक्स पे करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पोट्री देखने को मिलती है, लेकिन इस समय की पोट्री बड़ी एडवांस है, ठीक है। तो जैसे पहले आपको सबसे कॉमन पोट्री कौन सी थी आपकी? रेड। फिर कौन सी पोट्री आ गई? रेड एंड ब्लैक, ठीक है। एक और होती है वो थोड़ा ओकरे, एक होती है आपकी ओकरे पोट्री, लेकिन ये इस समय में प्रेजेंट नहीं थी, ये बहुत पहले हुआ करती थी ओकरे पोट्री। इस समय खास कौन सी आती है आपकी? पेंटेड ग्रे वेयर, इसको हम कहते हैं PGW। तो जो आपका लेटर वैदिक पीरियड है, ठीक है, इसको हम PGW पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इस समय आपको बड़ी इंटरेस्टिंग पोट्री देखने को मिलती है। पेंटेड ग्रे वेयर, ग्रे कलर की पोट्री हुआ करती थी और बहुत अच्छे से डिजाइनिंग करके इसको सजाया जाता था। तो सबसे खास कौन सी पोट्री है यहाँ पे आपकी? पेंटेड ग्रे वेयर, इसीलिए इसको हम पेंटेड ग्रे वेयर एज भी कहते हैं। किसको? लेटर वैदिक पीरियड को। लेटर वैदिक पीरियड इज ऑल्सो नोन एज पेंटेड ग्रे वेयर एज। डन यहां तक? अब रिलीजन में एक पॉइंट लिखना है आपने, कुषाण। कुषाण क्या था उस समय? कुषाण वॉज प्रोबेबली द गॉड ऑफ शूद्रास। तो शूद्रास किसकी पूजा किया करते थे आपका? शूद्रा, कुषाण की। कुषाण में आप लिख सकते हो गॉड ऑफ शूद्रास। कुषाण क्या था? गॉड ऑफ शूद्रास who looked after kettles। तो क्या पर्पस था? कुषाण क्यों फेमस थे शूद्रास के बीच में? he looked after the kettles। कुषाण was the god of शूद्रास। लिख लिया, ठीक है। और तो कुछ खास है नहीं है, सेक्रीफाइसेस का हमने लिख लिया हुआ है। आपके बहुत सारे जानवरों की हत्या की जाती थी इस समय भी, सेक्रीफाइसेस आपके हुआ करते हैं, एनिमल सेक्रीफाइसेस, लेकिन एक जानवर की हत्या नहीं होती थी। क्या था वो? काऊ था, ठीक है। इट वाज नॉट टू बी किल्ड, ऐसा आपका लिखा गया है। एक और है, इस शब्द का मतलब क्या होता है आपका? अच्छा आप बताओ। आइडलेट्री क्या होता है इसका मतलब? मूर्ति पूजा, ठीक है। तो जो इस समय में क्या देखने को मिलती है आपको? आइडलेट्री अपेयर्स। देखो पहले जो हमारे गॉड्स हुआ करते थे वो क्या होते थे? एब्स्ट्रैक्ट हुआ करते थे, जिनकी कोई शेप या फॉर्म नहीं है। आप क्या शेप बनाओगे हवा की? आप क्या शेप बनाओगे इंद्र की? तो आपका अर्ली वैदिक पीरियड में जो भगवान थे उनको हमने मतलब इतना ज़्यादा डिस्कवर नहीं किया था। हम नेचर की पूजा करते थे और कोई शेप या कोई मूर्ति नहीं हुआ करती थी। लेकिन इस समय क्या अपेयर होता है आपका? आइडलेट्री, ठीक है। मूर्तियां आपकी शुरू हो जाती हैं। डन यहाँ तक? सो बेसिकली दिस इज द एंड ऑफ दिस थिंग। आपका वैदिक सोसाइटी का हम एंड हो चुका है, लेकिन अब हमें डिस्कस करना है कि वैदिक सोसाइटी के बारे में जो भी हमें जानकारी मिली है वो हमें मिली कहाँ से? देखो वैदिक जो सिविलाइजेशन है इसको मैंने क्या कहा था कि इट इज हिस्ट्री, और जो इससे पहले का पीरियड उसको मैंने क्या कहा था? प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या होता है? वो समय जहां कुछ लिखा ही नहीं गया। प्रोटो हिस्ट्री वो जहां लिखा गया लेकिन हमें समझ नहीं आता आज तक, लेकिन जहां लिखा भी गया, जहां हमें समझ भी आ गया, क्या कहते हैं उसको हम? हिस्ट्री, ठीक है। तो वेद लिखे गए, बहुत सारी किताबें लिखी गई, और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं किसके अंदर? एफकेट के अंदर। ये जो आपका पैराग्राफ है एफकेट में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके रिगार्डिंग। जिसने भी आपका एफकेट का पेपर देना है उसको स्पेसिफिकली याद करना है चीजों को। समाज के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं,
क्वेश्चन आते हैं आपके वेद के ऊपर, कौन से वेद में क्या लिखा गया है, कौन से वेद में कितनी हाइम्स है, क्या क्या चीजें आपकी वो आती हैं, ठीक है। तो एक बार इसको रीड करो, हालांकि है बहुत आसान आपका ये, ठीक है। आप सिंपली अपने पार्ट पे भी इसको पढ़ सकते हो, एक बार रीड करो। सोसाइटी वाला पार्ट खत्म है, किसी को सोसाइटी वाले पार्ट में कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो आप लोग। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा हाइम्स कौन से गॉड को इंप्रेस करने के लिए है? इंद्र, ठीक है। इंद्र को इंप्रेस करने के लिए सबसे ज्यादा हाइम्स है आपकी। ठीक है, टुडे वी विल कंप्लीट 2 चैप्टर्स, देयर आर जस्ट 5 मोर चैप्टर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। ऑल स्टूडेंट्स, आई होप यू आर स्टडीइंग फ्रॉम द बुक एज वेल। तो आप बुक से पढ़ के एक बार देख लो। और जो वैदिक लिटरेचर का पार्ट है उसको हमने पढ़ना है यहाँ पे। अगर कुछ ऐड करने वाला हो तो आपको मैं बता दूंगा। तो ऋग्वेद तो बड़ा ही आसान है और आपको सामने पता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो देखो, जब हम बात करते हैं वैदिक कल्चर की या वैदिक लिटरेचर की, तो जो उसके सोर्सेज हैं, उसके सोर्स सिर्फ वेद नहीं है, वेद के अलावा बहुत कुछ लिखा गया है। और जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तब आपको मैंने यही वर्डिंग कही थी कि वैदिक पीरियड के बारे में आपका हम मेन सोर्स क्या है, वैदिक लिटरेचर। लेकिन वैदिक लिटरेचर में सिर्फ आपके 4 वेद नहीं है, उसके अलावा आपके ब्राह्मणास हैं, आर्यंकास हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके वेदों के अलावा उपवेद होते हैं आपके, फिर आपके उपवेदों के उपंग होते हैं, बहुत कुछ होता है आपका। तो वही हमने हल्का डिस्कस करना है यहाँ पे। तो लेकिन जो क्वेश्चन आपके मेनली आते हैं वो आते हैं आपके वेदों के रिगार्डिंग। तो वेद जो हैं आपके, वेद का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। वेद का मतलब होता है टू नो या नॉलेज, ठीक है। तो वेद क्या है? बेसिकली ज्ञान है आपका। अगर हम सिंपल टर्म में देखें तो वेद क्या है? आपका ज्ञान है। और वेद को जो स्टेटस दिया गया है, वेद हैज द स्टेटस ऑफ श्रुति, ठीक है। श्रुति मतलब जो चीज सुनी जाती है आपकी, ठीक है। तो वेद स्टार्टिंग में आपके लिखे नहीं गए थे। वेद क्यों? वेद होते क्या थे? वेद होते थे आपके श्रुति, यानी कि जो चीज आपकी सुनी जाती है। किसी को एक ज्ञान है, उसने किसी और को दिया ज्ञान, तो वेद सबसे पहला उसको क्या स्टेटस दिया गया? आपका श्रुति। लेकिन वेद धीरे धीरे क्या बनते गए? आपकी स्मृति। स्मृति मतलब मेमोरी, ठीक है। और उसी मेमोरी के बेसिस के ऊपर बहुत बाद में वेद लिखे गए। जब आपका वैदिक सोसाइटी चल रही थी ना, उस समय वेद नहीं लिखे गए, उस समय तो समाज चल रहा था, बस मेमोरी में चीजें थी। और बाद में स्मृति के बेसिस के ऊपर जो है आपके वेद जो है वो लिखे गए। तो वेद बेसिकली क्या होता है? वेद को स्टेटस दिया गया, वेद का स्टेटस क्या है? श्रुति, यानी कि वेद इज समथिंग विच इज हर्ड, जो सुना जाता है आपका, ठीक है। और धीरे धीरे स्मृति के फॉर्म में जो इसकी नॉलेज है वो आगे ट्रांसफर होती है आपकी, ठीक है। तो ऋग्वेद जो है, इट इज द ओल्डेस्ट बुक इन इंडिया। और कहा जाता है कि ये किताब इंसानों ने बनाई नहीं है, बल्कि भगवान ने बनाई है। तो कहते हैं विश्वामित्र, अत्रि, ठीक है, वशिष्ठ, भारद्वाज, ठीक है, ये सब आपके कुछ सेंट्स हुआ करते हैं जिन्होंने ये आपके ऋग्वेद लिखा था, ठीक है। बट स्टिल हम बिलीव करते हैं किसी इंसान ने नहीं लिखा, इट वॉज फॉर्मेटेड बाय गॉड ओनली। तो ऋग्वेद में आपके 1028 हाइम्स हैं, 1028 हाइम्स हैं, ठीक है। जिसमें अग्नि, इंद्र, वरुणा एटसेट्रा की बात की गई है उनको इंप्रेस करने के लिए, ठीक है। और इसी में से आपका गायत्री मंत्र भी आता है आपका। तो गायत्री मंत्र कौन सी गॉडेस को डेडिकेट किया गया है? आपका गॉडेस सावित्री। आप बताओ, जो आपका गॉडेस सावित्री को जो आपका ये लिखा गया, कौन से मंडल में है आपका ये? ऋग्वेद के कौन से मंडल में लिखा गया है आपका ये? 3rd मंडल, ठीक है। तो गाय कितने मंडल है आपके टोटल इसके? 10 मंडल है आपके, ठीक है। तो ऋग्वेद आपका 10 मंडल यानी कि 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। जो आपका तीसरा मंडल है उसमें क्या है? आपका गायत्री मंत्र है, जो आपका गॉडेस सावित्री की बात करता है, ठीक है। तो 10 मंडल यानी 10 चैप्टर है। और जो 10वां चैप्टर है उसमें कौन सी थ्योरी है आपकी? पुरुषा शुक्ता थ्योरी, जिसमें कास्ट सिस्टम की बात की जाती है। और कहा जाता है कि ब्रह्मा की बॉडी से ही मतलब सारी जो कास्ट है वो आपकी यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। डन है यहाँ तक?
और तो कुछ है भी नहीं इसके अंदर पढ़ने वाला। अगला है आपका यजुर्वेद, ठीक है। तो यजुर्वेद में क्या है आपका कि आपने सेक्रीफाइसेस कैसे परफॉर्म करने हैं, यहाँ पे इसका प्रोसीजर लिखा गया है, ठीक है। अगर आपने कोई यज्ञ करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, बेसिकली उसको करना कैसे है, क्या क्या विधि है उसकी, ठीक है, कि इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा, पहले आपने ये मंत्र पढ़ना है, फिर आपने ये दान करना है, ठीक है। तो जो आपकी प्रेयर्स वगैरह होती हैं, जो आपके रिचुअल्स होते हैं, उसको प्रॉपरली कहाँ मेंशन किया गया है, यजुर से। तो यजुर में सिंपल लिख दो रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, ठीक है। तो यजुर में क्या लिखा गया है आपका, सेक्रीफाइसेस और उसका प्रोसेस, या सिंपल लिख दो प्रोसीजर, सेक्रीफाइसेस एंड देयर प्रोसीजर, की मतलब कैसे सेक्रीफाइस करने हैं और उसका प्रोसीजर क्या है आपका, ये कहाँ लिखा गया है आपका यजुर्वेद में। डन है। जैसे इसमें से आपका एक गर्भवर्धन रिचुअल भी है, आपका गर्भधारण रिचुअल है आपका, जिसका मतलब क्या है कि बेसिकली इफ अ कपल इज चाइल्डलेस, तो इस रिचुअल को परफॉर्म करने से उनका चाइल्ड आ सकता है। नेक्स्ट इज योर सामवेद। तो सामवेद कहते हैं कि इट इज द ओरिजिन ऑफ म्यूजिक इन इंडिया। तो अगर आपका इंडिया में म्यूजिक है तो उसमें क्या वो कहाँ से आया है, आपका सामवेद से आया है। कहते हैं ऋग्वेद की जितनी भी हाइम्स है, जितनी भी प्रेयर्स हैं, उसको गाना कैसे है, वो कहाँ पे लिखा गया है आपका सामवेद में लिखा गया है कि इसको गाना कैसे है, ठीक है। बहुत सारे राग वगैरह राग हैं इसके अंदर, ठीक है, जिनमें से एक ध्रुपद राग भी है। उस राग में आपका तानसेन गाया करता है, सुना था आपने तानसेन के बारे में, कहते जब तानसेन गाता तब बारिश होती थी, पता नहीं है भी कि नहीं। हाँ, दिए जलते थे, ऐसे ही बोलने की बातें हैं। लेकिन जो तानसेन जिस ध्रुपद राग में गाता था, वो तानसेन कहाँ से आया है, वो ध्रुपद राग कहाँ से आई है आपकी सामवेद से आई है, ठीक है। तो इसमें पोइटिक फॉर्म में कैसे ऋग्वेद की हाइम्स गानी है, कैसे क्या करना है, तो वो सब आपका है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि सामवेद में लिख सकते हो इट ऑल्सो कंटेन्स द ध्रुपद राग, ध्रुपद राग। अब देखो मेरे को तो म्यूजिक की पहचान नहीं है, मेरे पास गिटार है पर बजाना नहीं आता, ठीक है। तो कोई पहचान नहीं है, तो राग क्या होता है आई डोंट नो, ठीक है। किसी को पता है राग क्या होता है? हाँ, स्वर तो बहुत ब्रॉड टर्म हो गई ना। टोनी कक्कड़ को पता होगा शायद ठीक है। ध्रुपद राग है, तो तो ध्रुपद राग कौन इस्तेमाल करता था आपका तानसेन। और ये कहाँ से लिया गया ध्रुपद राग, आपका सामवेद से लिया गया। तो कहते हैं कि इट इज द ओरिजिन ऑफ म्यूजिक इन इंडिया। अच्छा, हु इज योर फेवरेट सिंगर राइट नाउ? अगर मैं को बीटीएस मत बोलते ना, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। हाँ, है कोई बीटीएस का फैन यहाँ पे? छोड़ो, सॉरी, बीटीएस फैन नहीं, बीटीएस आर्मी का मेंबर। फैन थोड़ी होते हैं, आर्मी होती है उनकी। तो पता है, जो ज्यादा चिढ़ता है उसको चिढ़ाने में और मजा आता है। ये बीटीएस फैन बहुत चिढ़ते हैं। अभी कोई ऑनलाइन होगा तो गाली निकाल रहा होगा पक्का, एक दो तो होंगे। नो सर, नो सर, बीटीएस नहीं पसंद सर बिल्कुल भी। चलो आप हो, लेकिन जो नहीं बोल रहे शायद उनको हो सकता है ना। नहीं नहीं सर। चलो, अगला है आपका अथर्ववेद, ठीक है। तो अथर्ववेद जो है उसमें है तंत्र मंत्र, सीधी बात, ठीक है, मैजिक स्पेल्स एंड चार्म्स, ठीक है। और कहते हैं कि अथर्ववेद से कहीं ना कहीं आपका क्या निकला है, आयुर्वेद निकला है, ठीक है। तो कोई बीमारी है उसको ठीक कैसे करना है, ठीक है। तो ये सब है क्या है आपका अथर्ववेद से निकला हुआ है आपका। डन यहाँ तक। फिर इसके अलावा कौन सी किताबें आती हैं आपकी, ब्राह्मणास, ठीक है। ब्राह्मणास में क्या है कि जो भी आपके सेक्रीफाइसल सेरेमनीज वगैरह हैं उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स वगैरह होते हैं। तो रूल्स वगैरह कहाँ लिखे गए हैं, आपके ब्राह्मणास में लिखे गए हैं। और हर एक वेद के ब्राह्मणास होते हैं, मतलब ये जो ब्राह्मणास है ये वेदों से अलग नहीं है। हर एक वेद के कुछ ब्राह्मणास होते हैं जिसमें लिखा होता है, मतलब बेसिकली कहीं ना कहीं मान लो कि ये आपके वेदों की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। वो एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर वहां पे ऐसा लिखा हुआ है तो इसको आपने ऐसे परफॉर्म करना है। तो कहीं ना कहीं अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो इट इज बेसिकली द एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेदास, ठीक है। तो ब्राह्मणास आर द प्रोज टेक्स्ट व्हिच एक्सप्लेन्स द हाइम्स इन द वेदास, गिव एक्सप्लेनेशन एंड एप्लीकेशंस एंड रिलेटेड स्टोरीज टू देयर ओरिजिन, ठीक है। दे आल्सो हैव सम स्टोरीज रिलेटेड टू द पर्सन
रिलेटेड टू द वैदिक टेक्स्ट। ठीक है, तो कितने ब्राह्मणास यहाँ पे टोटल? 19 ब्राह्मणास हैं आपके। ठीक है, और ये किससे जुड़े हुए हैं आपके? ये हर एक ब्राह्मणा जुड़ा हुआ है आपके किसी ना किसी वेद से। ठीक है, इसके अलावा आते हैं आपके अर्यंकास। ठीक है, तो अर्यंकास में हम कहते हैं आपका फॉरेस्ट बुक, जिसमें कुछ कहानियां हैं आपके मिस्टिसिज्म से लेकर, यानी कि साधु संतों के रिगार्डिंग कोई ना कोई कहानियां हैं आपकी। ठीक है, ये उन ऋषियों के बारे में बात करता है जो ऋषि कहाँ रहते थे, आपके जंगलों में रहते थे, और इसी को हम कहते हैं आपका फॉरेस्ट बुक्स। सबसे एंड में और सबसे पॉपुलर जो चीज जिसकी नॉलेज हमारे पास भी है आज, देखो ऋग्वेद किसने नहीं पढ़े, लेकिन उपनिषद की नॉलेज कहीं ना कहीं हमारे तक पहुंच चुकी है। उपनिषद होता है आपका वेदांत। ठीक है, देखो जो भी हमने मॉरल साइंस पढ़ी है ना, वो बेसिकली उपनिषद है कहीं ना कहीं जो है, और इसको प्रमोट करने के लिए सबसे बड़ा हाथ है आपका नहीं है, क्या नाम था उनका, स्वामी विवेकानंद। सुना है नाम इनका? स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया भर में एक फिलॉसफी फैलाई जिसका नाम था वेदांत। वेदांत क्या होता है? वेद का अंत। जहां पे वेद खत्म होते हैं वहां पे आपका उपनिषद शुरू होता है। ठीक है, और वेदों में नॉर्मल बात कर रखी है, वेदों में फैक्ट्स हैं। वेदांत यानी कि जो आपका उपनिषद है उसमें क्या है आपका फिलॉसफी। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे आज भी हमारे मन में क्वेश्चन है कि मरने के बाद क्या होता है। ठीक है, लाइफ आफ्टर डेथ, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, कर्म की जो थ्योरी है वो ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, सच बोलने से क्या होता है, झूठ बोलने से क्या होता है। ठीक है, तो ये सब जो फिलॉसफी है वो कहाँ पे है आपकी? उपनिषद में लिखी है। मोक्ष कैसे मिलता है, अहिंसा क्या होती है, भक्ति क्या होती है, परमात्मा क्या होता है। ठीक है, तो जो भी आपके भगवान है कि नहीं है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये, तो इन सब के आंसर्स कहाँ मिलते हैं आपको? उपनिषद में। तो जितने भी आपकी फिलोसफिकल कंटेंट है रिलेटेड टू योर आत्मा, परमात्मा, ठीक है, कर्म, बर्थ, रीबर्थ, मोक्ष, अहिंसा, भक्ति, तो ऑल दिस थिंग्स हैज बीन मेंशन्ड इन योर टेक्स्ट कॉल्ड उपनिषद। टोटल कितने उपनिषद हैं आपके? 108 है। इनके कुछ नाम भी यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, तो इन उपनिषद में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? मुंडको उपनिषद। ठीक है, या मुंडाका उपनिषद भी कहते हैं इसको, जिसमें से आपका जो इंडियन गवर्नमेंट का जो एम्बलम है, जो आपका मेन सिंबल है इंडियन गवर्नमेंट का, उसके ऊपर लिखा हुआ ना सत्यमेव जयते। वो सत्यमेव जयते हमने लाइन कहाँ से उठा रखी है आपकी? मुंडाका उपनिषद से। ठीक है, और इसमें आपका एक और उपनिषद जिसका नाम है बृहदरंका उपनिषद। ठीक है, जो आपका बृहदरंका उपनिषद है, इसमें से ही आपका बताया गया है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, यानी कि शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरती है। ये जो फिलॉसफी है ना आपकी कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है, और आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है आपकी। ठीक है, तो ये कहाँ पे लिखा गया आपका? बृहदरंका उपनिषद में। तो बहुत सारे उपनिषद हैं आपके, तो जिनमें से दो फेमस कौन कौन से हैं आपके? एक बृहदरंका है और एक है आपका मुंडाका। ठीक है, ये भक्ति के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि भक्ति इज अ वे फॉर सेल्वेशन। हालांकि ये रास्ता में बहुत बाद लगा पता कि भक्ति इज द वे फॉर सेल्वेशन। हमने हमेशा से ही सेक्रीफाइसेस को समझा है वे फॉर सेल्वेशन। ठीक है, अब सेक्रीफाइस क्या होता है बताओ? दान दे देना, ठीक है, पैसा खर्च करना, पंडितों को बुलाना, यज्ञ करना, ये हमने समझा है कि ये हमारा क्या है? रास्ता है किसके लिए? सेल्वेशन के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। ये मोक्ष क्या है? मोक्ष वही होता है आपका धर्म चक्र के सर्कल को तोड़ना ना, वो मोक्ष है आपका। लेकिन मोक्ष का असली रास्ता क्या है? मोक्ष का असली रास्ता है भक्ति। बुद्धिज्म जाने से अलग रास्ता है, लेकिन यहाँ पे असली रास्ता क्या है आपका मोक्ष का? एज पर योर उपनिषद भक्ति। भक्ति क्या होता है? फ्लॉलेस एंड सीमलेस लव फॉर द गॉड। आप बस भगवान से प्यार करते हो, ना पैसा है ना कुछ है, बस आप डिवोटेड हो, दैट इज कॉल्ड भक्ति। ठीक है, और यही भक्ति किसने सिखाई थी हमें? मीराबाई ने। ठीक है, यही भक्ति हमें किसने सिखाई? कबीरदास ने। तो जो आपका बाद में जितने भी गुरु आएंगे, रामदास, कबीरदास, ठीक है, रविदास, ये सब हमें बेसिकली क्या सिखाएंगे? आपका भक्ति का सिस्टम हमें सिखाएंगे कि यू जस्ट हैव टू डिवोट योरसेल्फ टू द गॉड एंड ट्रस्ट कि व्हाटएवर विल हैपन टू यू, इट विल बी हैपनिंग बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ द गॉड। इफ गुड इज हैपनिंग, भगवान कर रहा है, गंदा हो रहा है तो भगवान कर रहा है, और अगर गंदा कर रहा है तो फिर सही भी भगवान ही करेगा। तो कंप्लीट डिवोशन जो है वो दैट इज कॉल्ड भक्ति। और ये फिलॉसफी में कहाँ से मिलती है? आपके उपनिषद से मिलती है। इसके अलावा कुछ किताबें हैं आपकी जिसको हम कहते हैं इतिहास। तो इतिहास क्या होता है आपका? दीज आर एपिक्स। ठीक है, रामायण लिखी गई है वाल्मीकि जी के द्वारा,
महाभारत लिखी गई आपके वेद व्यास के द्वारा, ठीक है। तो ये सब जो भी है आपका लिखा गया है, ये भी आपका किसका पार्ट है, आपका वैदिक लिटरेचर का ही पार्ट है। इसके अलावा आपके पुराण है, टोटल कितने पुराण है आपके, 18 पुराण। पुराण में कुछ नहीं है, पुराण में कहानियां है और ये माइथोलॉजिकल चीजें हैं आपकी, और इसमें सच्चाई है कि नहीं है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आप रीड कर सकते हो और एफकेट में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप कर सकते हो। डन है यहाँ तक? अगर कोई डाउट वगैरह आपको है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज इतनी ही चीजें हैं यहाँ पे करने के लिए, और कुछ नहीं है खास। फैक्ट्स बहुत सारे हैं जो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। देयर कैन बी कंफ्यूजन इन 4 वेदास एज वेल, कि 4 वेदों में क्या क्या याद करना है, क्या क्या नहीं करना है। हालांकि एक बात आपको मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि जो भी लाइन आपने यहाँ पे बुक में लिखी हुई है और जो भी लाइन आपने ऐड की है, इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। आप उसमें एक भी लाइन भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अदरवाइज आपके मार्क्स कम आ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको टेस्ट दूंगा आज, जो फर्स्ट चैप्टर का, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो दिमाग से सॉल्व होंगे, फैक्ट्स नहीं होंगे, ठीक है। ये थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। साथ में उसके आंसर भी दे दूंगा। तो जो टेस्ट होगा उस टेस्ट को इस बुक में अटैच कर लेना पहले ही। जब हो जाएगा ना आपका OMR टेस्ट ले लूंगा मैं, उसको इसके अंदर अटैच कर लेना। उन क्वेश्चंस के आंसर भी ढूंढ के थोड़ा बहुत ऐड कर लेना। अगर आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा लगती है ना कि क्वेश्चन में कोई चीज़ एक्स्ट्रा है, तो क्वेश्चन मैंने बहुत स्पेसिफिकली चूज किए हैं, वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं आपके, वो बेस्ड हैं आपके एनसीईआरटी के फैक्ट्स के ऊपर। हालांकि मैंने कोशिश की है कि सारे फैक्ट्स कवर हो जाएं, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जो रह जाते हैं हमेशा। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे, कुछ चीज़ें जो मैंने लिखवाई नहीं है लेकिन मैंने डिस्कस की हैं आपसे, तो उसके बेसिस के ऊपर आप सॉल्व कर सकते हो। तो उन पेपर को इसमें पेस्ट कर लेना। समवेयर अराउंड 25 का क्वेश्चन होंगे आपके, बट दोज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहले पॉलिटी का हो जाएगा, फिर हिस्ट्री का हो जाएगा। व्यूइंग क्लास कितने बजे? हाँ, 4 से 5 हो जाएगा टेस्ट। वेले तो हो तुम लोग, यार तुमने क्या करना है?